Hello, students. Very good morning to all of you. Welcome to the VL Academy, and today we are going to talk about a new topic error and correction. Error and correction is depend on most of all 5 rules. अगर आपको वो 5 rules पता है तो आप error and correction को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो. So let's begin. First rule, we will talk about the first rule. First rule is called run on sentence or comma splice. जो पहला रूल है उसको हम रन ऑन सेंटेंस या फिर कॉमा स्प्लाइस बोलते हैं. सो इसके बारे में देखते हैं क्या होता है. अ रन ऑन सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट ज्वाइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विदाउट पंक्चुएशन और द एप्रोप्रिएट कंजक्शंस. मीन्स दो सेंटेंसेस होंगे आपके जो कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मीन्स जिनका अपने आप में खुद में मतलब निकल रहा होगा और वह सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होगा. इस तरीके के आपके पास दो सेंटेंसेस होंगे और दोनों सेंटेंसेस ना तो कॉमा से ना तो किसी एप्रोप्रिएट कंजक्शन से जुड़े होंगे. चलिए, अगर वो सेंटेंस कॉमा से जुड़ा है तो उसके साथ हमको एप्रोप्रिएट कंजक्शन का भी यूज करना होगा. देखते हैं. अ कॉमा स्प्लाइस इज सिमिलर टू अ रन ऑन सेंटेंस बट इट्स यूजेस अ कॉमा to join two clauses that have no appropriate conjunctions. As I told, एक कॉमा स्प्लाइस जो होता है वो सिमिलर होता है रन ऑन सेंटेंसेस के, लेकिन इसमें जो कॉमा यूज होता है वो दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है जब उसमें अप्रोप्रिएट कंजक्शन ना हो. अब किस तरीके से हम इस एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, फिक्स करके करेक्ट कर सकते हैं. तो इसको फिक्स करके करेक्ट करने का ऑप्शन है. Fixing a run-on sentence or a comma splice can be accomplished in one of 5 different ways. 5 अलग अलग तरीकों से हम इसको फिक्स कर सकते हैं. Separate the clause into 2 sentences. पहला तरीका है कि हम 2 sentences जो हैं हमारे पास उसको अलग अलग क्लॉज में सेपरेट कर लें, अलग अलग क्लॉज में रख लें. एग्जाम्पल्स के तौर पे अभी हम लेंगे. दूसरा है रिप्लेस द कॉमा विथ अ सेमी कॉलन. जो कॉमा लगा हुआ है उसको सेमी कॉलन से रिप्लेस कर दें. अगला तरीका जो है वो ये है कि रिप्लेस द कॉमा विथ अ अकॉर्डिंग कंजक्शन. जो भी एक पर्टिकुलर कंजक्शन यूज हो उसके अकॉर्डिंग हम एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन वहाँ पर यूज कर देंगे और हम उस सेंटेंस को फिक्स कर लेंगे. उस सेंटेंस में जो एरर है उसको फिक्स कर लेंगे. जैसे कि बात करें एंड, बट, फॉर, येट, नॉर, सो, ये सब क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और इनके हेल्प से हम ये जो एरर की प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं रिप्लेस द कॉमा विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब जो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगी उनके हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लेंगे, इस एरर को फिक्स कर लेंगे. सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होती हैं? आफ्टर, ऑल्दो, बिफोर, अनलेस, एज, ये सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं. रिप्लेस द कॉमा विथ अ सेमी कॉलन एंड ट्रांजिशनल वर्ड. ट्रांजिशनल वर्ड क्या होते हैं? जैसे कि हाउ एवर, मोर एवर, ये सब आपके ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं और इनकी हेल्प से भी हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, इस एरर को फिक्स कर सकते हैं. अभी एग्जांपल्स देख लेते हैं. इनकरेक्ट सेंटेंस हम लेंगे एक. रसेल इज वेरी स्मार्ट, कॉमा, शी बिगेन रीडिंग व्हेन शी वाज 3 years old. रसेल इज वेरी स्मार्ट, अब ये कॉमा से ऐड है. शी बिगेन रीडिंग व्हेन शी वाज 3 years old. इसको करेक्ट बनाते हैं. रसेल इज वेरी स्मार्ट, फुल स्टॉप लगा दिया हमने, 2 सेंटेंसेस को अलग अलग कर दिया. शी बिगेन रीडिंग व्हेन शी वाज 3 years old. नेक्स्ट देखते हैं करेक्ट सेंटेंस क्या है. रसेल इज वेरी स्मार्ट, सेमी कॉलन का यूज कर, जैसे हमने पहले पढ़ा था हम सेमी कॉलन भी यूज कर सकते हैं. शी बिगेन रीडिंग व्हेन शी वाज 3 years old. नेक्स्ट देखते हैं. अब यहां पर हमने सिर्फ कॉमा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया. रसेल इज वेरी स्मार्ट, कॉमा, एंड शी बिगेन रीडिंग व्हेन शी वाज 3 years old. नेक्स्ट सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करेंगे. बिकॉज रसेल इज वेरी स्मार्ट, शी बिगेन रीडिंग व्हेन शी वाज 3 years old. नेक्स्ट रसेल इज वेरी स्मार्ट, सेमी कॉलन, एज अ रिजल्ट शी बिगेन रीडिंग व्हेन शी वाज 3 years old. So first rule you got very well. Now let's begin second rule. प्रोनाउन एरर्स. व्हाट इज द प्रोनाउन एरर्स? प्रोनाउन एरर्स किसको कहते हैं? प्रोनाउन एरर्स occur when pronouns do not agree in number
with the nouns to which they refer. If the noun is singular, the pronoun must be singular. If the noun is plural, however, the pronoun must be plural. तो अब इसमें क्या है कि ये नंबर पे डिपेंड होता है. नंबर मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर पे डिपेंड होता है. अगर हमने इसमें नाउन सिंगुलर यूज़ की है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही यूज होनी चाहिए, और अगर हमने इसमें नाउन प्लूरल यूज की है तो प्रोनाउन भी प्लूरल यूज होनी चाहिए. एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं. एवरीबडी मस्ट ब्रिंग दियर ओन लंच. ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. अभी इस पर क्या लिखा है? एवरीबडी मस्ट ब्रिंग दियर ओन लंच. दियर क्या होता है? दियर प्लूरल है, जबकि एवरीबडी सिंगुलर. हमने सिंगुलर नाउन यूज किया हुआ है एवरीबडी, और इसमें प्रोनाउन जो यूज किया है दियर, वो क्या है? वो आपका प्लूरल है. तो इसको करेक्ट करते हैं. एवरीबडी मस्ट ब्रिंग हिज और हर ओन लंच. एवरीबडी एक्चुअली यूज हो जाता है कॉमन जेंडर के लिए. कॉमन जेंडर मीन्स जहाँ पर हम फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जेंडर, मेल और फीमेल दोनों की बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर कॉमन जेंडर यूज हो जाता है. तो इसको क्लेरिफाई करने के लिए यहाँ पर हिज और हर का यूज किया गया है. सो एवरीबडी मस्ट ब्रिंग हिज और हर ओन लंच. Many people believe that pronoun errors are the result of writers who are trying to avoid the implications of sexist language. Although this is an admirable goal, correct grammar is still important. So got it? ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करें, ये इसलिए भी है कि जो ग्रामर है इस पे, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम उसको नकार नहीं सकते. वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट पार्ट ऑफ ग्रामर. दैट्स वाई इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है. अब हम बात करेंगे थर्ड मिस्टेक की, और तीसरी तरह की क्या मिस्टेक हो सकती है इसमें. एपोस्ट्रॉफ आर यूज्ड टू शो पोजीशंस. पहले हम बता दें कि एपोस्ट्रॉफ पार्ट किसका होता है. मिस्टेक होती है एपोस्ट्रॉफ पे. एपोस्ट्रॉफ नाउन का पार्ट होता है. ठीक है, अगर आपने नाउन अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, देन यू कैन फाइंड आउट इट इन वेरी गुड वे. तो एपोस्ट्रॉफ आर यूज्ड टू शो पोजीशन. एपोस्ट्रॉफ का यूज होता है पोजीशन शो करने के लिए, अधिकार शो करने के लिए. अगर किसी भी चीज़ में आपका अधिकार है तो उस चीज़ के लिए आप एपोस्ट्रॉफ का यूज कर सकते हो. जैसे कि हम बात करें वुड्स विंडो, लकड़ी की विंडो. विंडो किसकी बनी हुई है? लकड़ी की, वुड की. तो किसका अधिकार है वहाँ पर? वुड का. आयरन बकेट, लोहे की बाल्टी. बकेट किसकी है? आयरन की. तो उसमें आयरन बकेट यूज किया जाए. इस तरीके से हम पोजीशन की बात करते हैं कि कहाँ पर पोजीशन यूज किया जाएगा. अब हम प्रोनाउन के हेल्प से पोजीशन देख लेते हैं. तो पॉजिटिव प्रोनाउंस टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड पॉजिटिव. फर्स्ट पॉजिटिव क्या होता है? ही इज माई ब्रदर. तो ब्रदर के पहले जो प्रोनाउन यूज हुआ है माई, वो फर्स्ट पॉजिटिव है. सेकंड पॉजिटिव, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन. दिस इज माई बुक, माई के बाद में बुक यूज हुई है, वो फर्स्ट पॉजिटिव है. एंड दिस बुक इज माइन, बुक के बाद में माइन यूज हुआ है, ये सेकंड पॉजिटिव है. तो जब फर्स्ट पॉजिटिव आएगा वो अपने साथ बाद में एक नाउन भी लेकर के आएगा, लेकिन जब सेकंड पॉजिटिव आएगा तो अपने साथ कोई भी नाउन नहीं लाएगा, वो बाद में कोई भी नाउन लेकर के नहीं आएगा. सो सेकंड वन वी आर टॉकिंग अबाउट. इफ वील टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, इनकरेक्ट लेते हैं पहले. माई मदर्स कैबिन इज नेक्स्ट टू हिज कैबिन. वो बोलता है कि मेरी मदर का कैबिन उसके अगले कैबिन के पास है. माई मदर्स कैबिन इज नेक्स्ट टू हिज कैबिन. तो ये गलत हो गया. मदर्स यहाँ पर प्लूरल को शो कर रहा है, MOTHERS, ये प्लूरल को शो कर रहा है. यहाँ पर apostrophe का यूज करना पड़ेगा. सो माई मदर्स कैबिन इज नेक्स्ट टू हिज कैबिन. गॉट इट? तो ये जो मदर्स का जो apostrophe है, इसका मिस्टेक दिखा वो मदर्स पे है. तो मदर R और S के बीच में apostrophe का हमें यूज करना है. सो in the case of its, the apostrophe is used to indicate a contraction for it is. For example, अभी जो कभी कभी ये contraction के लिए भी यूज़ किया जाता है apostrophe का, जैसे कि it's a cold day in October. तो it और s के बीच में हमने कोई apostrophe का यूज़ नहीं किया, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा. करेक्ट क्या होगा? It's a cold day in October. तो it और s के बीच में जो apostrophe का यूज़ किया, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है. फोर्थ नंबर रूल देखते हैं हम. लैक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में जब आप देखेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का. सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट एज इट इज़ क्लियर बाय इट्स नेम, जैसे ये इसके नाम से क्लियर है.
एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी, उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा हम उसको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट कहेंगे। किस तरीके से एग्रीमेंट होगा देखते हैं। When speaking or writing in the present tense, a sentence must have subject and verbs that agree in number. तो जब भी हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ यूज होने वाली मेन वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ यूज होने वाली मेन वर्ब भी प्लूरल होगी। अभी हम बोलेंगे कि ये तो बहुत ईजी है, दो रूल्स हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर मेन वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल मेन वर्ब, बट इट इज़ नॉट सो ईजी व्हेन यू विल गो इट इन डीप। जब इसके आप डीप में जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि सिंगुलर और प्लूरल से बनाने के कितने रूल्स होते हैं, और इसके बाद किस तरीके से हम उस रूल्स को यूज करके जो मेन वर्ब होती है उसको अटैच करते हैं, उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं सब्जेक्ट का। और ये आप मेरे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के वीडियोस में देख सकते हैं किस तरीके से उसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है और कितना इजी वे है इसको समझने का। सो अगर हम सेंटेंस की बात करें, इनकरेक्ट सेंटेंस की, द रेसिप्स इज गुड फॉर बिगनिंग शेप्स। क्लियर? तो रेसिप्स, द रेसिप्स आर गुड फॉर बिगनिंग शेप्स। रेसिप्स क्या है? प्लूरल है, और हमने इसमें जो मेन वर्ब यूज की है वो इज है, हेल्पिंग वर्ब जो यूज की है वो इज है, लेकिन यहां पर क्या यूज होनी चाहिए थी? आर, क्योंकि रेसिप्स प्लूरल है। सो क्लियर? मिस स्पेल्ड मॉडिफायर्स, अब कहीं कहीं पर स्पेलिंग गलत लिखी होती है। क्लियर? वहां पर उस वर्ड को नहीं होना चाहिए जो वर्ड वहां पर है। To communicate your ideas clearly, you must place a modifier directly next to the word it is supposed to modify. The modifier should clearly refer to a specific word in a sentence. एग्जाम्पल्स के तौर पे लेते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से हम स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक वर्ड होना चाहिए था जहाँ पर ये रॉन्ग वर्ड आया हुआ है। तो इनकरेक्ट सेंटेंस है आपका, एट 8 years old my father gave me a pony for Christmas. क्लियर? एट 8 year old, बट ये एट जो है यहाँ पर ये रॉन्ग सेंटेंस है, इस तरीके से नहीं बनेगा, ये रॉन्ग प्लेस वर्ड हुआ है। ये बनेगा करेक्ट सेंटेंस का, व्हेन आई वॉज 8 years old my father gave me a pony of Christmas. तो इसने बोला व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं 8 साल का था। क्लियर? व्हेन आई वॉज 8 year old my father gave me a pony of Christmas. सो दीज वर योर 5 रूल्स। ये आपके 5 रूल थे जिनकी हेल्प से आप एरर एंड करेक्शन को बहुत ही इजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं। और इन टॉपिक्स को अगर डीप से पढ़ना है आपको, तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ग्रामर पे, उसके पार्ट्स को अलग अलग पढ़िए। जैसे कि हमने पहले नाउन पढ़ा, फिर प्रोनाउन पढ़ा, फिर हमने वर्ब पढ़ा, फिर एडवर्ब पढ़ा, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरीके से हम अलग अलग इनको पढ़ेंगे, देन वी विल एबल टू फाइंड। क्लियर? So now we will discuss some exercise worksheet regarding error correction. Clear? So are you able to see the worksheet? So ये हमें जब मिस्टेक होती है सेंटेंस पे तो हमें देखने से ही पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में मिस्टेक है। तो हम अगर पहले सेंटेंस की बात करें तो पहले सेंटेंस में दिया गया है I went to the India in 1967. क्लियर? आई वेंट टू द इंडिया, क्या दिख रहा है? द इंडिया। तो इंडिया के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? कंट्री के पहले, कंट्री नेम के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर द जो है वो रॉन्ग है, वहाँ पर द नहीं होगा, वहाँ पर कुछ भी यूज नहीं होगा। तो राइट सेंटेंस होगा आई वेंट टू इंडिया इन 1967। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, आई हैव बीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस अ ईयर। मीन्स ये बोल रहा है आई हैव बीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस अ ईयर। अब यहाँ पे बात कर लो कि यहाँ पे द लगा हुआ है, सीधे पहले सेंटेंस में देखा था कि द इंडिया था तो वो गलत था, तो यहाँ पर द यूनाइटेड स्टेट्स ये भी गलत हो जाएगा, तो द मिस्टेक निकल आएगी। नहीं, यहाँ पर द गलत नहीं है, देयर इज़ नॉट द मिस्टेक ऑफ द, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट जो है वो सिंगल कंट्री नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। इसके लिए हम यहाँ पर द यूज कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट के तरीके से वर्क करता है, इसलिए हम यहाँ पर द यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं गलत क्या है। आई हैव बीन मीन्स इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है ये किसकी यूज हुई है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। क्लियर? और यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है सिंस अ ईयर।
तो सिंस डेफिनेट टाइम के लिए होता है, निश्चित टाइम के लिए होता है। सिंस किसके लिए होता है? निश्चित टाइम के लिए। बट यहाँ पर अ ईयर इनडेफिनिट टाइम है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? फॉर अ ईयर। तो सिंस रिप्लेस करेंगे फॉर से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई यूज टू हैविंग अ हॉर्स। आई यूज टू हैविंग अ हॉर्स। तो क्या लिखा है इसमें? आई यूज टू हैविंग अ हॉर्स। तो यहाँ पर हैविंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या नहीं होगा? हैविंग, क्योंकि टू और हैविंग एक साथ नहीं। टू क्या है आपका? इन्फिनिट है, क्लियर, और हैविंग आपका जीरेंड है। तो जीरेंड और नॉन फिनिट दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर होगा आई यूज टू हैव अ हॉर्स। क्लियर? तो इसी तरीके से आपको ये सेंटेंसेस करने हैं, इसलिए हम इसमें से और सेंटेंसेस देख लेते हैं किस तरीके से हम आगे कर सकते हैं। हम 11 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। आई हेट डूइंग मिस्टेक्स। क्लियर? आई हेट डूइंग मिस्टेक। तो यहाँ पर ये गलत है, ये इस तरीके से नहीं करेंगे। डूइंग नहीं होगा यहाँ पर होगा आई हेट मेकिंग मिस्टेक। क्लियर? आई हेट मेकिंग मिस्टेक। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर। आई हैव बीन कटिंग माई फिंगर टूडे। ये देख लो, ये सेंटेंस लग रहा है कहीं से ये ऐसा सेंटेंस होता है, क्लियरली दिख रहा है कि ये गलत है। आई हैव बीन कटिंग माई फिंगर टूडे, ये होगा आई हैव कट माई फिंगर टूडे। क्लियर? नेक्स्ट, ये थोड़ा सा आपको देखने में बड़ा लगेगा बट इट इज़ वेरी इजी। स्पिंच इज सेड टू बीइंग वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। गेटिंग दैट? नंबर 16 इफ यू आर टॉक अबाउट, तो यहाँ पर क्या होगा? इज सेड टू बी वेरी। इज सेड टू बी वेरी, बीइंग नहीं होगा, तो बीइंग को हम रिप्लेस करेंगे इज सेड टू बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। क्लियर? ये हम देख लेते हैं 20 नंबर का सेंटेंस। आई एम नोइंग द ग्रामर बट इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर। गेट इट? आई एम नोइंग द ग्रामर बट इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर। मुझे ग्रामर आती है बट ये कठिन है याद करने के लिए। थोड़ा देखते हैं। अच्छा, हिंदी मीन्स उसका वैसा ही निकलेगा, जैसा सही में भी निकल रहा है वैसा गलत में भी निकलेगा। बस आपको रूल्स पता होंगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स। सो आई एम नोइंग ऑल द ग्रामर बट इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर। सो यहाँ पर क्या गलत है? आई नो ऑल द ग्रामर। क्लियर? आई नो ऑल द ग्रामर बट इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर। आई एम नोइंग नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पे, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे नहीं जाएगा। सो आई एम नोइंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड आई नो is a perfect. So I know all the grammar but it's difficult to remember. ये लास्ट हम देख लेते हैं। It's time I have a holiday. I am so tired. Clear? ये क्या है? It's time I have holiday. तो यहाँ पर क्या गलत होगा? अभी हमने बताया था आपको It's time I had. क्या होगा? It's time I had a holiday. I am so tired. So I hope you got the chapter in a great way. जो आपको 5 रूल्स बताए उनको ठीक से पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आपको रूल्स नहीं पता देन यू विल बी अनएबल टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स। और अगर आपने एक बार रूल्स क्लियरली पढ़ लिए देन यू विल गेट द मिस्टेक्स इन अ ग्रेट वे। वो आपको दिख जाएंगी कि यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये गलत है, यहाँ पर ये हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सो आई होप यू गॉट द चैप्टर इन अ ग्रेट वे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। Please like, subscribe and share the channel. Thank you. We will meet in next video.